अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के हमारे टॉपिक का नाम है द लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। सो बच्चों, लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। ओके बच्चों, कल के लेक्चर में हमने स्टडी किया था मुस्लिम साइंटिस्ट के बारे में। हमने देखा था कि मुस्लिम साइंटिस्ट की कंट्रीब्यूशन क्या है साइंस की तरफ और या फिर बायोलॉजी की तरफ। आज हम बेसिकली स्टार्ट करेंगे द लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी डिटेल में जाने से पहले मैं आपको समझाती हूँ कि लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली होते क्या हैं। सपोज आप इमेजिन करो कि आप एक बिल्डिंग को स्टडी करना चाह रहे हो। आप बिल्डिंग को जब स्टडी करना चाहोगे तो आप क्या करोगे, आप उसके सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल से उसकी स्टडी स्टार्ट करोगे। मीन्स सबसे लोअर पार्ट से। आप ये नहीं देखोगे कि पहले उसके ऊपर पेंट कौन सा हुआ है, चीज़ें कौन सी रहेंगी। आप पहले देखोगे कि वो बनी किस तरह से, किस मटीरियल से बनी हुई है। ठीक है, उसके ऊपर कौन सा सीमेंट लगा हुआ है, कौन सा कंक्रीट लगा हुआ है। ठीक है, उसके अंदर कितने रूम्स हैं। ठीक है, ये आप सारे उसके लेवल्स चेक करोगे कि किस तरह एक पूरी बिल्डिंग बनी है, उसका पूरा कंस्ट्रक्शन मटीरियल देखोगे। सेम इसी तरह ह्यूमन लाइफ को या ह्यूमन को देखने के लिए हमने एक हायरार्किकल सिस्टम बनाया हुआ है, जिसके थ्रू हम स्टडी करते हैं कि जो ह्यूमंस हैं वो किस तरह अपने लेवल्स के अंदर जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। सपोज देखो, आप देखते हो कि एक एटम होता है। एटम जो होता है वो सबसे ज़्यादा स्मॉलेस्ट यूनिट होता है किसी भी चीज़ का। ठीक है, एटम। अब जो एटम है वो सबसे ज़्यादा स्मॉलेस्ट यूनिट है किसी भी चीज़ का। मैं अभी आपको बता के हटी हूँ। ठीक है, अब इसी एटम से मिलकर क्या बन रहे हैं, हमारे पास मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं। अब यही मॉलिक्यूल्स जब आपस में एक साथ असेंबल होते हैं, इन्हीं की असेंबलेज से हमारे पास ऑर्गेनेल्स बनती हैं, और फिर ऑर्गेनेल्स की असेंबली से हमारे पास एक सेल बनता है। अगर हम बात करें ह्यूमन लाइफ का या ह्यूमन बॉडी का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल कौन सा है, तो हम सेल कहेंगे। लेकिन अगर हम लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में सबसे स्मॉलेस्ट चीज़ देखें तो वो हमारे पास क्या आती है, एटम आता है, या फिर इसके अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स आते हैं। सेल के बाद हमारे पास बनता है टिश्यू। टिश्यू के बाद बनता है ऑर्गन। ऑर्गन के बाद बनता है ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम के बाद हमारे पास एक इंडिविजुअल बन जाता है, मींस के एक ह्यूमन बन जाता है। इंडिविजुअल के बाद हमारे पास आती है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन के बाद आती है कम्युनिटी, और कम्युनिटी के बाद आता है बायोस्फीयर लेवल। अब देखो, क्या ये एक हायरार्किकल सिस्टम नहीं है? हायरार्किकल सिस्टम क्या होता है, मतलब कि एक चीज़ है, उसके बाद फिर बड़ी चीज़ है, उसके बाद फिर उससे बड़ी चीज़ है। देखो यहाँ पर पहले एटम है, उससे फिर बड़े हमारे पास मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं, फिर ऑर्गेनेल्स बन रहे हैं, फिर सेल्स बन रहे हैं, फिर टिश्यूज बन रहे हैं, फिर ऑर्गन बन रहे हैं। ठीक है, ऑर्गन सिस्टम बन रहा है, फिर इंडिविजुअल बन रहा है, पॉपुलेशन बन रही है, फिर कम्युनिटी हो रही है, और फिर हमारे पास एक बायोस्फीयर बन रहा है। अगर हम अब लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन को डिफाइन करें तो क्या करेंगे, हम कहेंगे द लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन refers to the hierarchical structure of living organisms from the simplest components at molecular level to the entire biosphere। ये बेसिकली डेफिनेशन किस चीज़ की, लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की। मैं यहाँ पर लिख भी देती हूँ, आप यहाँ से कॉपी करके अपनी बुक के ऊपर लिख सकते हो। तो बच्चों, ये बेसिकली डेफिनेशन है किस चीज़ की, बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और अपनी बुक के ऊपर लिख सकते हो। ओके बच्चों, आज हम अपना फर्स्ट लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करेंगे। उसका नाम है एटॉमिक एंड सब एटॉमिक लेवल। आप एटम को देखो, एटम क्या होता है? एटम जो होता है वो एक स्मॉल पार्टिकल होता है। ठीक है, उसके सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, और उसके इर्द गिर्द जो होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो रिवॉल्व कर रहे होते हैं किस चीज़ के अंदर, एक स्पेसिफिक ऑर्बिटल्स के अंदर। ठीक है, ये क्या है, स्पेसिफिक ऑर्बिटल्स। इनकी एक स्पेसिफिक क्या है, एनर्जी है। ये इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल्स भी आप कह सकते हो। ठीक है, इन एनर्जी लेवल्स के अंदर वो क्या कर रहे होते हैं, मूव कर रहे होते हैं। अगर हम बात करें सब एटॉमिक पार्टिकल्स की, तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स में क्या आता है हमारे पास, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स। ये बेसिकली हमारे पास ये तीन हमारे पास जो हैं वो स्टेबल्ड हैं। लेकिन अगर हम बात करें दूसरे, जैसे बेरियंस होते हैं, हेड्रॉन्स होते हैं,
म्यूजॉन्स होते हैं, ये भी सारे हमारे पास क्या है, सब एटॉमिक पार्टिकल जो अब स्टडी हुए हैं। लेकिन हम बेसिकली पढ़ते प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स को हैं, क्योंकि अभी तक की स्टडी के मुताबिक ये सबसे ज़्यादा स्टेबल है और उसके अलावा ये प्रेजेंट भी हाई क्वांटिटी के होते हैं एक एटम के अंदर। अब बच्चों क्या होता है बेसिकली इसी एटॉमिक और सब एटॉमिक लेवल के ऊपर क्या होता है, बायोकेमिकल रिएक्शंस जो होते हैं वो हो रहे होते हैं। यही इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, दूसरे किसी एटम के साथ रिएक्शन करते हैं, ठीक है, आपस में रिएक्शन करते हैं, तो यही केमिकल प्रोसेस को इनिशिएट करते हैं। जैसे हमारे पास आता है रेस्पिरेशन, आप पढ़ोगे कि रेस्पिरेशन यानी कैसे हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की वजह से रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है। फोटोसेंसिस के अंदर आप पढ़ोगे, ठीक है, बायोमोलिक्यूल्स की सेंसिस के अंदर देखोगे कि सिंगल एक इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट की वजह से कैसे कैसे हमारे पास प्रोसेस जो है वो बायोकेमिकल प्रोसेस या बायोकेमिकल रिएक्शन जो होते हैं वो हो रहे होते हैं एक ह्यूमन के अंदर। अगर बच्चों हम एटम की डिटेल में जाएं, एटम जो होता है वो किस चीज का पार्ट होता है, एटम जो होता है वो पार्ट होता है किसी एलिमेंट का, ठीक है, एलिमेंट का पार्ट होता है। जैसे सपोज हमारे पास कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ठीक है, ये इसके एटम जो है वो इसके पार्ट है, कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन और फ्लोरीन के, ठीक है, और इसी के अंदर भी हमारे पास सब एटॉमिक पार्टिकल्स आ जाते हैं। एटम का जो वर्ड होता है बेसिकली बच्चों वो निकला है, ए मीन्स नॉट एंड टोम्स मीन कट, ठीक है, ये बेसिकली हमने पढ़ा हुआ है एटम के बारे में। जो पहले साइंटिस्ट थे जो नाइटो, उसने कहा था कि एटम जो होता है वो एक इनडिविजिबल पार्टिकल है, उसको हम नहीं अंदर डिस्टिंग्विश कर सकते, उसके अंदर कुछ नहीं होता, सिर्फ एक वो खाली डेंस फिर होता है। लेकिन जैसे स्टडीज आई की तो हमें पता चला कि एटम के अंदर बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, स्मॉलेस्ट से स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स भी हैं जो एग्जिस्ट कर रहे हैं, और अभी इवन तो कि अभी तक इसके ऊपर इतनी स्टडीज जा रही हैं, हमें पता नहीं है कि इसके अंदर और कितनी चीजें जो हैं वो ऑलरेडी प्रेजेंट हैं, अभी तक हमने इनको डिस्कवर नहीं किया, ठीक है। तो एलिमेंट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, उनके अंदर जो होता है वो एटम होता है। अब देखो अगर हम बात करें ह्यूमन लाइफ के अकॉर्डिंग कि ह्यूमन लाइफ के अंदर ये एलिमेंट्स किस रेशो में प्रेजेंट है। अब आपको पता है जब हम बात करें एलिमेंट्स, मैंने आपको पहले ही बताया था लास्ट लेक्चर के अंदर कुरान एंड बायोलॉजी के अंदर कि क्या है कि हमें अल्लाह पाक ने किससे पैदा किया है, मिट्टी से, ठीक है, अल्लाह पाक ने हमें मिट्टी से बनाया। अब उसके अंदर क्या सिमिलैरिटी थी कि हमारे अंदर भी एलिमेंट्स प्रेजेंट है ऐसे जैसे सोल के अंदर प्रेजेंट है। अब उन एलिमेंट्स को स्पेसिफिक हम कर देते हैं बायो एलिमेंट्स कहकर। बायो मीन लाइफ एंड एलिमेंट्स मीन द एलिमेंट्स दैट आर प्रेजेंट इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब कुछ एलिमेंट्स जो हैं वो हाई कंसंट्रेशन में प्रेजेंट है, मीन्स कि उनकी जो रेशो है वो बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा है, ठीक है, क्योंकि जब उनकी डेफिशिएंसी होती है तो क्या होता है कि फिर हम बीमार हो जाते हैं। डॉक्टर्स जो होते हैं वो अक्सर क्या करते हैं, प्रिस्क्राइब करते हैं हमें कि आप इसके विटामिन ले लें या इसके आप कैल्शियम की गोलियां खा लें, ठीक है, आपको पता है कैल्सीडी जो हमारे पास एक गोली आती है वो क्या होती है, इससे कैल्शियम को इंप्रूव करने के लिए। ये बेसिकली क्या होते हैं, ये एलिमेंट्स को ही इंप्रूव करने के लिए होते हैं, ठीक है। एलिमेंट्स जो होते हैं वो हमारी बॉडी से अक्सर खत्म हो जाते हैं, हम यूरिन कर रहे हैं, स्वेटिंग हो रही है, तो एलिमेंट्स हमारी बॉडी से निकल रहे हैं, ठीक है, ड्रेन आउट हो रहे हैं, तो इसलिए डॉक्टर से कहते हैं, प्रिस्क्राइब करते हैं कि आप अपनी बॉडी के अंदर इन न्यूट्रिशनस जो हमारे पास एलिमेंट्स है इनकी डेफिशिएंसी को ओवरकम कर सकें। अगर हम बायो एलिमेंट्स के डिटेल में जाएं तो सबसे पहले बच्चों आप देखो कि एलिमेंट्स हमारे पास टोटल कितने होते हैं, 118, जिसके अंदर 92 जो होते हैं वो होते हैं नेचुरली अकरिंग, मीन्स के अल्लाह पाक की तरफ से वो नेचुरली अकरिंग है, जबकि जो बाकी रिमेनिंग है वो आपने खुद बनाया। अब इन्हीं 92 के अंदर से 16 ऐसे हैं जो कि बायो एलिमेंट्स हैं, मीन के 16 ऐसे हैं जो कि ह्यूमन लाइफ के लिए नेसेसरी हैं, उसके बगैर ह्यूमन लाइफ जो होगी वो क्या होगी, डिटोरिएट करना स्टार्ट कर देगी, उसके बगैर उसका कोई वजूद नहीं होगा। अगर हम इनको स्टडी करें तो उनमें आते हैं हमारे पास कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, कैल्शियम। ये हमारे पास जो 3 है ना, ये बेसिकली मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये 99% ऑफ द ह्यूमन बॉडी बनाते हैं, कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, मीन के 99% जो रेशो होती है वो इन्हीं 6 एलिमेंट्स की होती है। आप इनको याद करना चाहो तो आप इसको याद कर सकते हो, जैसे COHON चोन, कैप, इसे याद कर लो, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड कैल्शियम। ये हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट बायो एलिमेंट्स है जो कि हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन के अंदर ह्यूमन बॉडी के अंदर प्रेजेंट है। उसके अलावा भी हमारे पास काफ़ी हैं जो कि 0.1% या इसकी ज़ाहिरी बात जो रिमेनिंग परसेंटेज है वो इनकी है, जिसके अंदर हमारे पास आता है पोटेशियम आता है, सल्फर आता है, क्लोरीन आता है, सोडियम होता है, हमारे पास जिंक होता है, आयोडीन होता है, कॉपर होता है और आयरन होता है। इसके अलावा भी बहुत से हैं जो हमारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, लेकिन उनकी कॉन्सेंट्रेशन होती है वो बहुत कम होती है। जाहिर है जब उनकी कॉन्सेंट्रेशन हमारी बॉडी के अंदर बहुत कम है तो हमें चाहिए भी बहुत कम, हम उनको फूड से पूरा कर सकते हैं, उसके लिए इतना नेसेसरी होना जरूरी नहीं है। लेकिन एक फैक्टर यहाँ पर यह आता है कि सारी पता जब हमारी बॉडी के अंदर कम है तो हमने उनको अपनी खुराक से ही पूरा करना है, हमने अपनी डाइट जो है वो लेनी है जो इन रिच इन फूड हो, रिच इन दीज एलिमेंट्स हो, ठीक है, उसके अंदर सारे एलिमेंट्स हो ताकि हमारी जो डाइट है वो मुकम्मल तौर पर एक न्यूट्रिशन डाइट बन सके। अब अगर हम देखें कि ये जो 99% एलिमेंट हैं वो इतने 99% जो एलिमेंट हैं वो
कंस्टिट्यूट कर रहे हैं हमारे पास ह्यूमन बॉडी को, वो इतने नेसेसरी क्यों है, क्या उनका फंक्शनिंग है। सबसे पहले हम बच्चों देखते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट कार्बन। अब आपको पता है कार्बन जो है वो एक बेसिक कंपोनेंट है किस चीज का, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, ठीक है। और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारी बॉडी में कहाँ प्रेजेंट होते हैं बच्चों, कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर, कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर लाजमन ये प्रेजेंट होते हैं। लिपिड्स, प्रोटीन्स, ठीक है, ये सारे के सारे क्या है, कार्बन इनका बेसिक बैकबोन है। कार्बन के बगैर ये जो हमारे पास कंपाउंड्स हैं एग्जिस्ट नहीं कर सकते। इनका स्ट्रक्चर आप देखो तो इसके सेंट्रल एटम के अंदर कार्बन जो है वो प्रेजेंट है। 3 से 4 मॉलिक्यूल आराम से आप किसी भी उसको उठाओ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को, या आप किसी भी बायोमोलिक्यूल को उठाओ तो उसके अंदर कार्बन लाजमन मेंशन है। तो इसके लिए क्या जरूरी है कि कार्बन बहुत जरूरी है हमारे लिए, ठीक है। आप ग्रेन फूड ले रहे हो, ठीक है, आप प्रोटीन खा रहे हो, ठीक है, तो उसके अंदर क्या होता है हमारे पास, उसके अंदर क्या है, हमारे पास कार्बन है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं। डेट्स ले रहे हो, फिग्स ले रहे हो, फ्रूट खा रहे हो, तो क्या है उसके अंदर सारे सारे हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज और शुगर, ठीक है। तो ये कार्बन जो है वो इसलिए नेसेसरी है। दूसरा अगर हम देखें हाइड्रोजन, अब आपको पता है हाइड्रोजन जो है वो बेसिक कंपोनेंट किस चीज का है, वाटर का। वाटर के बगैर क्या हमारी लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है, नॉट एट ऑल। तो बेसिकली वाटर भी इतना ही नेसेसरी हमारे पास कंपोनेंट जितना हमारे पास क्या है, कार्बन, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स और प्रोटीन्स। उसके बाद हम देखते हैं नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन किस चीज का बेसिक पर्पस क्या है नाइट्रोजन का, अब आपको पता है नाइट्रोजन होती है वो बैकबोन होती है किस चीज की, प्रोटीन्स की और न्यूक्लिक एसिड्स की। अब आप आगे जाके पढ़ोगे न्यूक्लिक एसिड्स क्या होते हैं। न्यूक्लिक एसिड बच्चों बेसिकली क्या होते हैं, ये डीएनए और आरएनए होते हैं, जेनेटिक मैसेज कैरी करते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू द अदर जनरेशन। अब क्या होता है, नाइट्रोजन जो होती है वो बेसिक कंपोनेंट होती है डीएनए और आरएनए का, ठीक है, बैकबोन आप समझ लो। इसके बगैर जो डीएनए और आरएनए वो एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता, ठीक है। अगर इसके अलावा कोई और भी एलिमेंट आके इसकी जगह लग जाए तो हमारे पास पूरा डीएनए के स्ट्रक्चर क्या होता है वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसके बगैर तो मतलब कि कुछ भी पॉसिबल नहीं है, वो है हमारे पास ऑक्सीजन। आपकी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, आप मर जाओगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर रेस्पिरेशन का प्रोसेस ऑक्सीजन का रही है। ये ऑक्सीजन ही है जो आपके लंग्स को क्या कर रही है, आपके लंग्स को फिल्टर कर रही है, आपके हार्ट को पंप करवा रही है, आपके ब्रेन को क्या कर रही है, फंक्शनिंग प्रोवाइड कर रही है। ये सारे के सारे किस चीज़ के फंक्शनिंग है, ये सारे के सारे प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन की ही नेमते हैं, जिसकी वजह से आपकी बॉडी जो है वो अच्छी खासी एक स्टेबल फॉर्म में चल रही है। उसके बाद आता है हमारे पास फॉस्फोरस। फॉस्फोरस डीएनए और आरएनए में भी होती है, ठीक है। एक बैकबोन, एक फॉस्फेट ग्रुप जो होता है वो लगा होता है H3PO4 का, फॉस्फोरिक एसिड का, जो कि डीएनए और आरएनए में लगा होता है, ये भी बहुत नेसेसरी है। लेकिन इसके अलावा आप चेक करो एटीपी, इस सूरत में आपकी बॉडी के अंदर जो एनर्जी होती है स्टोर होती है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इस फॉर्म में आपकी बॉडी जो होती है वो एनर्जी स्टोर करती है। अब जब आपके पास फॉस्फोरस ही नहीं होगी तो कैसे आपकी बॉडी जो है वो बॉन्डिंग कर सकेगी, कैसे आपकी बॉडी में एनर्जी स्टोर हो सकेगी। तो बेसिकली फॉस्फोरस भी जो है वो बहुत बहुत नेसेसरी है आपकी बॉडी के लिए। उसके बाद बच्चों आता है हमारे पास कैल्शियम। कैल्शियम आपने बहुत बार सुना होगा, कैल्शियम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट फॉर योर फंक्शनिंग ऑफ बोन्स। मतलब कि बोन्स के लिए किस चीज़ के लिए कैल्शियम बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। बोन्स के अलावा किस लिए जरूरी है, हमारे पास टीथ के लिए। आप देखते हो बचपन में आपके पेरेंट्स जो होते हैं वो आपको मिल्क प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि मिल्क के अंदर हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन होती है किस चीज़ की, कैल्शियम की, ताकि आपके बोन स्ट्रॉन्ग हो, आपके टीथ स्ट्रॉन्ग हो, ठीक है। उसके अलावा कैल्शियम की अगर हम फंक्शनिंग चेक करें या रोल चेक करें तो बच्चों इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल आता है किस चीज़ के अंदर, मसल कॉन्ट्रैक्शन के अंदर और ब्लड क्लोटिंग के अंदर, ठीक है। ये कैल्शियम ही होती है कि अगर आपकी बॉडी के अंदर कि अगर आपको कोई कट लग जाएगा, आपको कोई माइनर सा कोई इंजरी आ गई है, तो कैल्शियम के ही एक हमारे पास फैक्टर्स होते हैं, को फैक्टर्स होते हैं, कैल्शियम के मॉलिक्यूल्स होते हैं जो क्या करते हैं, कॉज करते हैं क्लोटिंग किसी जगह पर। क्लोटिंग का मतलब होता है किसी जगह एक चीज़ का मतलब कि एक लंप सा बन जाना, लोथड़ सा बन जाना, ठीक है। और मसल कॉन्ट्रैक्शन बेसिकली आप जाके फर्स्ट या सेकंड ईयर में पढ़ोगे, ये बहुत मतलब कि डीप कॉन्सेप्ट है। मसल कॉन्ट्रैक्शन के अंदर जो हमारे पास कैल्शियम होती है वही अलो करती है कि मसल जो है वो हमारे पास कैसे एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। आप हार्ड एक्सरसाइज कर रहे हो तो किस तरह हमारे पास जो मसल्स हैं वो एनर्जी को ड्रेन आउट कर रहे हैं, ठीक है, और आपकी पूरी बॉडी के अंदर जो ऑक्सीजन की सप्लाई को कंट्रोल कर रहे हैं। तो बच्चों बेसिकली ये था आज बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। हमने स्टार्ट में थोड़ा सा पढ़ा है एटॉमिक और सब एटॉमिक लेवल के बारे में। हमने देखा है कि किस तरह जो एटॉमिक और सब एटॉमिक लेवल है वो नेसेसरी है बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की स्टडी के लिए। कल इंशाल्लाह हम अपना मोलेक्युलर लेवल स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।